हेलो दोस्तों। इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जहां वक्त जैसे रुक सा गया, जहां सोवियत यूनियन की आवाज आज भी सुनाई देती है। ओल्ड अपार्टमेंट्स, ब्लॉक्स में, मिलिट्री परेड्स में और लोगों की रोज की जिंदगी में। एक ऐसी जगह जो खुद को इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है, लेकिन दुनिया का लगभग हर देश उसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करता। पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी, हिस्ट्री और सर्वाइवल, सब कुछ यहाँ एक अजीब और फैसिनेटिंग तरीके से जुड़ा हुआ है। ये है ट्रांसनिस्ट्रिया। कुछ लोग इसे कहते हैं द लास्ट सोवियत रिपब्लिक, एक ऐसा लैंड जो सोवियत पास्ट को छोड़ने से मना करता है, जबकि दुनिया के काफी लोग इससे आगे निकल चुके हैं। और आज हम यही जानेंगे ट्रांसनिस्ट्रिया की हिस्ट्री, यहाँ के लोग, पॉलिटिक्स, डेली लाइफ और वो रियलिटी जो इसे यूरोप की सबसे मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक बनाता है। सबसे पहले समझते हैं ट्रांसनिस्ट्रिया एक्चुअली है कहाँ। एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो नेस्टर रिवर के ईस्टर्न साइड पर लोकेटेड है। वेस्ट में है मोल्डोवा और ईस्ट में है यूक्रेन। ऑफिशियली दुनिया के हिसाब से मोल्डोवा का ही हिस्सा है ये, लेकिन रियलिटी में वो अपनी गवर्नमेंट चलाता है, अपना एडमिनिस्ट्रेशन, अपना बॉर्डर सिस्टम, और ऑफिशियली अपने आप को बोलता है प्रिडनेस्ट्रोवियन मोल्डोवियन रिपब्लिक, यानी पीएमआर। मतलब पेपर पर कुछ और, ग्राउंड रियलिटी पर कुछ और इसी कॉन्ट्रडिक्शन ने ट्रांसनिस्ट्रिया को यूनिक बना दिया है। अब थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। सोवियत यूनियन के लास्ट ईयर्स में, सोवियत एरा में, ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्डोवियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का पार्ट था। ये रिपब्लिक 1940 में क्रिएट हुआ था, हिस्टोरिकल मोल्डोवा और कुछ यूक्रेनियन टेरिटरी को मिलाकर। ट्रांसनिस्ट्रिया उस वक्त एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस था। यहाँ स्टील बनता था, टेक्सटाइल्स बनते थे, मशीनरी मैन्युफैक्चर होती थी, और पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा रशियन स्पीकिंग और स्लेविक कम्युनिटीज थी। फिर आया एक टर्निंग पॉइंट 1980s और अर्ली 1990s में। सोवियत यूनियन वीकेंड होने लगा और यूएसएसआर के कई रीजन्स की तरह मोल्डोवा में भी नेशनलिज्म ग्रो करने लगा। मोल्डोवा में डिमांड होने लगी रोमानियन लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग पोजीशन दी जाए और रोमानिया के साथ रिलेशन और क्लोज किए जाएं। लेकिन ट्रांसनिस्ट्रिया के बहुत से लोगों को ये डेंजरस लगा। उन्हें लगा कि रशियन स्पीकिंग कम्युनिटीज ग्रेजुअली साइडलाइन हो जाएंगी, टेंशन्स बढ़ने लगेगी, और फिर 1990 में सोवियत यूनियन ऑफिशियली टूटने से पहले ही ट्रांसनिस्ट्रिया ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। सिचुएशन वायलेंट हो गई। 1992 में एक शॉर्ट इंटेंस वॉर भी हुई, मोल्डोवन फोर्सेस वर्सेस ट्रांसनिस्ट्रियन सेपरेटिस्ट्स। ट्रांसनिस्ट्रियन साइड को सपोर्ट मिला रशियन 14th आर्मी के एलिमेंट से। फाइनली सीज फायर हुआ और उसके बाद ट्रांसनिस्ट्रिया प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट बन गया। लेकिन यूनाइटेड नेशंस का एक भी मेंबर स्टेट इसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करता। इसी वजह से इसे कहा जाता है अ फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट। ना ऑफिशियली इंडिपेंडेंट है और ना ही फुली कंट्रोल, एक पॉलिटिकल ग्रे जोन। अगर आप आज ट्रांसनिस्ट्रिया के सिटीज टेरेस्पोल या पेंडर में वॉक करोगे तो लगेगा जैसे सोवियत एरा खत्म ही नहीं हुआ। वाइड बुलेवर्ड्स हैं, ओल्ड अपार्टमेंट ब्लॉक्स हैं, पब्लिक स्क्वायर में लेनिन की स्टैचूज हैं, सोवियत हीरोज के मॉन्यूमेंट्स हैं, और हर साल विक्ट्री डे मतलब 9 मई पर मिलिट्री परेड्स होती हैं। टैंक्स दिखाए जाते हैं, यूनिफॉर्म्स में सोल्जर्स मार्च करते हैं और सोवियत नॉस्टैल्जिया पूरा क्रिएट रहता है। लेकिन लोकल्स के लिए ये म्यूजियम नहीं है, ये उनकी एक नॉर्मल लाइफ है। ट्रांसनिस्ट्रिया की पॉपुलेशन आज एस्टिमेट की जाती है अराउंड 350,000 से 375,000 लोग के आसपास। पहले ये नंबर काफी ज्यादा था। यहाँ मल्टीपल कम्युनिटीज रहती हैं, जैसे कि मोल्डोवंस, रोमानियंस, रशियंस और यूक्रेनियंस। लैंग्वेज भी यहाँ की काफी इंटरेस्टिंग है। रशियन वैसे वाइडली स्पोकन है। गवर्नमेंट और सिटीज में मोस्टली रशियन सुनने को मिलती है, लेकिन स्ट्रीट्स और मार्केट्स में लोग रशियन, मोल्डोवन और यूक्रेनियन लैंग्वेजेस स्विच करते रहते हैं। रिलीजन यहाँ मोस्टली ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है। सोवियत पीरियड में रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम हो गया था, लेकिन बाद में ट्रेडिशनल रिलीजियस प्रैक्टिसेस वापस विजिबल होने लगी यहाँ पे। आइडेंटिटी यहाँ सिंपल नहीं है, कभी लैंग्वेज, कभी हिस्ट्री, कभी पॉलिटिक्स, सब एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। सोवियत नॉस्टैल्जिया के पीछे एक डिफिकल्ट रियलिटी भी छुपी हुई है। ट्रांसनिस्ट्रिया की इकोनॉमी स्मॉल है, इंडस्ट्री पर हैवीली डिपेंडेंट है, फैक्ट्री सर्वाइव करने की स्ट्रगल करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी जगह आउटडेटेड है, हेल्थ केयर और एजुकेशन चलते हैं लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। इंडस्ट्री अभी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली रिबनित्सा का स्टील पॉइंट, जो रीजन के मेजर एम्प्लॉयर्स में से एक है। ट्रांसनिस्ट्रिया ऑफिशियली रिपब्लिक की तरह फंक्शन करता है, जैसे कि प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, मिनिस्ट्री, सिक्योरिटी फोर्सेस, इलेक्शंस भी होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज भी एग्जिस्ट करती हैं यहाँ पे, लेकिन क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग पावर मोस्टली एक लिमिटेड पॉलिटिकल एलीट के पास कंसंट्रेटेड रहता है। मीडिया लैंडस्केप भी कंट्रोल माना जाता है। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एग्जिस्ट करता है, लेकिन चैलेंजेस और रेस्ट्रिक्शंस के साथ। अपोजिशन और क्रिटिसिज्म को लेकर कंसर्न्स भी रेज होते रहते हैं।
अब तक स्टोरी थोड़ी अनयूजुअल थी, लेकिन अब आप जो सुनने वाले हैं वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। इमेजिन करो, आप एक कंट्री में एंटर करते हो, एयरपोर्ट से निकले आप, रोड पे बिलबोर्ड्स एक ही नाम के, फ्यूल स्टेशन सब एक नाम का, सुपरमार्केट सब एक नाम, मोबाइल नेटवर्क सेम नाम, टीवी चैनल सेम नाम, कंस्ट्रक्शन कंपनी भी सेम नाम, फुटबॉल क्लब भी सेम नाम, और धीरे धीरे आप रियलाइज करते हो ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, ये पूरा सिस्टम है। वेलकम टू शेरिफ, ट्रांसनिस्ट्रिया की सबसे पावरफुल कंपनी। शेरिफ की शुरुआत 1990s में हुई थी। सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, सिस्टम ब्रेकडाउन हुआ, केओस शुरू हुआ, और एग्जैक्टली उसी टाइम कुछ लोगों ने अपॉर्चुनिटी देख ली। उन्होंने बिजनेस बनाना स्टार्ट किया, लेकिन ये नॉर्मल बिजनेस ग्रोथ नहीं था। आज शेरिफ का इन्फ्लुएंस इतना बड़ा माना जाता है कि रीजन की इकोनॉमी का मेजर हिस्सा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसी से लिंक्ड है, जैसे कि पेट्रोल स्टेशन, सुपरमार्केट्स, टेलीकॉम, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, कंस्ट्रक्शन, स्पोर्ट्स, इंपोर्ट्स, अल्कोहल, डेली लाइफ, ऑलमोस्ट हर जगह शेरिफ है। और अगर आप ट्रांसनिस्ट्रिया में रहते हो तो चांसेस हाई हैं कि किसी न किसी पॉइंट पर आपका पैसा शेरिफ तक पहुंच ही रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि शेरिफ सिर्फ बिजनेस नहीं करता, पॉलिटिक्स में भी इसका इन्फ्लुएंस डिस्कस किया जाता है। क्रिटिक्स कहते हैं ट्रांसनिस्ट्रिया में पावर ऑफिशियली गवर्नमेंट के पास है, बस प्रैक्टिकली सिस्टम और बिजनेस डीपली कनेक्टेड है। और इसी वजह से आउटसाइडर्स कभी कभी ट्रांसनिस्ट्रिया को बोलते हैं द कंट्री ओन्ड बाय अ कंपनी। और अब आती है मेरी फेवरेट स्टोरी, फुटबॉल, जो कि आजकल चालू है, फीफा 2026। ये बात है चैंपियंस लीग की। एक साइड यूरोप का जाइंट रियल मैड्रिड, दूसरी साइड शेरिफ टिरास्पोल। प्रेडिक्शन ये था कि इजीली मैड्रिड विल विन, लेकिन फिर समथिंग अनबिलीवेबल हैपेंड। शेरिफ टिरास्पोल ने रियल मैड्रिड को डिफीट कर दिया 2-1 से। पूरा फुटबॉल वर्ल्ड शॉक हो गया। लोग पूछने लगे ट्रांसनिस्ट्रिया ये क्या है, एक अननोन प्लेस की टीम कैसे यूरोप की बिगेस्ट क्लब को हरा सकती है। और सडनली शेरिफ का नाम ग्लोबल स्टेज पर आ गया। लेकिन आयरनी देखो, जिस फुटबॉल क्लब ने दुनिया को ट्रांसनिस्ट्रिया दिखाया वो भी शेरिफ कंपनी का ही पार्ट था। एक फुटबॉल क्लब, एक बिजनेस एम्पायर, एक रीजन, सब कुछ इंटरकनेक्टेड शेरिफ से। लेकिन यहाँ एक और क्वेश्चन आता है, अगर एक कंपनी इतनी पावरफुल हो गई तो ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ कैसी होती होगी, फ्रीडम कितनी होती होगी, मीडिया क्या बोल सकता होगा, और क्या होता है जब कोई सिस्टम के अगेंस्ट बोलने की कोशिश करता है। बिकॉज यहीं से ट्रांसनिस्ट्रिया की स्टोरी डार्क होना स्टार्ट हो जाती है। अब तक ट्रांसनिस्ट्रिया थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा था, एक कंट्री जो ऑफिशियली कंट्री नहीं है, एक कंपनी जो ऑलमोस्ट सब कंट्रोल करती है। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब शुरू कैसे हुआ? इसका जवाब हमें ले जाता है सोवियत यूनियन के टाइम में। ट्रांसनिस्ट्रिया और मोल्डोवा का डिफरेंस आज का नहीं है, काफी पहले से है। इन दोनों रीजन्स की आइडेंटिटी अलग डेवलप हो रही थी। इनके बीच फ्लो करती है नाइस्टर रिवर, और कई सालों तक ये रिवर सिर्फ ज्योग्राफी नहीं थी, ये आइडेंटिटी की लाइन बन गई। वेस्ट साइड ज्यादा रोमानियन लैंग्वेज और कल्चर था, और ईस्ट साइड ज्यादा रशियन और यूक्रेनियन इन्फ्लुएंस था। फिर सोवियत यूनियन आया और सोवियत लीडरशिप ने डिसाइड किया कि इन दोनों एरियाज को कंबाइन करके एक रिपब्लिक बनाया जाए, और इसका नाम दिया गया मोल्डोवियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। पेपर पर सब एक हो गए, बट रियलिटी में लोग उतने कनेक्टेड नहीं थे। सोवियत यूनियन का एक पैटर्न था, अलग ग्रुप को एक अलग सिस्टम के अंदर कंबाइन करो, एक शेयर्ड आइडेंटिटी क्रिएट करो, और धीरे धीरे लोकल डिफरेंसेस कम करो। मोल्डोवा में भी यही हुआ, एक सेपरेट मोल्डोवन आइडेंटिटी प्रमोट की गई। लैंग्वेज, पॉलिटिक्स, एजुकेशन सब चेंज होने लगा। लेकिन ट्रांसनिस्ट्रिया में कुछ और हो रहा था। यहाँ फैक्ट्रीज आ रही थी, इंडस्ट्रियल जॉब आ रही थी, और साथ आ रहे थे रशियन वर्कर्स, यूक्रेनियन वर्कर्स, डिफरेंट कम्युनिटीज। इसका रिजल्ट क्या हुआ, ये रीजन और ज्यादा मिक्स्ड हो गया। रशियन, यूक्रेनियन, मोल्डोवन, रोमानियन लोग साथ रहने लगे, फैमिलीज भी मिक्स्ड होने लगी, और स्लोली ट्रांसनिस्ट्रिया ने अपनी अलग आइडेंटिटी डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। ना फुली रशियन, ना फुली मोल्डोवन, बस ट्रांसनिस्ट्रिया। फिर आया लेट 1980s, सोवियत यूनियन वीक होने लगा और मोल्डोवा में एक मूवमेंट स्ट्रॉन्ग होने लगा। आइडिया ये था, सोवियत इन्फ्लुएंस को कम करो, रोमानियन आइडेंटिटी वापस लाओ, रोमानियन लैंग्वेज को स्ट्रेंथन करो, फ्यूचर में यूरोप के क्लोज हो जाओ। मोल्डोवा के बहुत लोगों को ये आइडिया पसंद आया, लेकिन ट्रांसनिस्ट्रिया में रिएक्शन अलग था। वहाँ कई लोगों को डर था, उनको लगा अगर सिस्टम चेंज हुआ तो रशियन स्पीकर्स का क्या होगा, मिक्स्ड फैमिलीज का क्या होगा, उनकी लैंग्वेज का क्या होगा, उनकी आइडेंटिटी का क्या होगा, और धीरे धीरे फियर पॉलिटिक्स में कन्वर्ट होने लगा। ट्रांसनिस्ट्रिया ने कहा अगर मोल्डोवा अलग फ्यूचर चूज करेगा तो हम भी अपना अलग फ्यूचर चूज करेंगे। रेफरेंडम्स हुए, पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुए, और फिर ट्रांसनिस्ट्रिया ने डिक्लेयर कर दिया कि हम अलग हैं, वी आर अ सेपरेट कंट्री।
अब इसकी प्रॉब्लम क्या थी, किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया और टेंशन बढ़ने लगा और यही टेंशन वॉर में कन्वर्ट हो गया। मोल्डोवा वर्सेस ट्रांसनिस्ट्रिया, लड़ाई शुरू हो गई और यहीं पर होता है रशिया फोर्सेस जो रीजन में ऑलरेडी मौजूद थी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो गई। कई महीनों के बाद सीज फायर हुआ, वॉर खत्म हुई, लेकिन इशू कभी सॉल्व नहीं हुआ और उस मोमेंट से ट्रांसनिस्ट्रिया ऑफिशियली नहीं लेकिन प्रैक्टिकली अलग दुनिया बन गया। और जब कोई रीजन सालों तक आइसोलेटेड रहने लगता है, अपनी गवर्नमेंट, अपना सिस्टम, अपनी आइडेंटिटी बना लेता है, तो फिर सिर्फ बॉर्डर्स नहीं बदलते, लोग भी बदल जाते हैं। और ट्रांसनिस्ट्रिया में भी एग्जैक्टली वही हुआ। यहाँ सिर्फ सोवियत नॉस्टैल्जिया सर्वाइव नहीं हुई, यहाँ वो आइडेंटिटी बन गई और इसी आइडेंटिटी ने आगे चलकर क्रिएट किया यूरोप की सबसे स्ट्रेंज पॉलिटिकल रियलिटी। ट्रांसनिस्ट्रिया के बारे में बाहर की दुनिया जो रिपोर्ट्स और ऑब्जर्वेशंस डिस्कस करती है, उनमें से एक पैटर्न रिपीट होता है, कंट्रोल, पॉलिटिकल कंट्रोल, इकोनॉमिक कंट्रोल, इंफॉर्मेशन कंट्रोल। और जब ये तीनों एक जगह कंबाइन होते हैं तो सिस्टम स्लोली क्लोज होने लगता है। यहाँ क्रिटिक्स का कहना है अगर आप ओपनली सिस्टम चैलेंज करो तो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और इसी वजह से कई लोग ओपनली पॉलिटिक्स डिस्कस ही नहीं करते। अब सोचो अगर आपको रियलिटी समझनी है तो आप क्या करोगे? न्यूज़ देखोगे या फिर इंटरनेट यूज करोगे, डिफरेंट ओपिनियंस कंपेयर करोगे। लेकिन ट्रांसनिस्ट्रिया में मीडिया लैंडस्केप काफी लिमिटेड माना जाता है। लोकल मीडिया लार्जली प्रो गवर्नमेंट या प्रो स्टेटस क्वो नैरेटिव्स फॉलो करते हैं। रशियन इन्फ्लुएंस भी विजिबल रहता है और इंडिपेंडेंट वॉइसेस के लिए एनवायरनमेंट इजी नहीं माना जाता है। इसका रिजल्ट इंफॉर्मेशन बबल, जहाँ एक जनरेशन एक ही वर्जन ऑफ रियलिटी सुनते हुए बड़ी होती है और वही बिलीव करने लगते हैं जो उन्होंने हमेशा सुना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये याद रखना, हर सिस्टम के अंदर ऑर्डिनरी लोग होते हैं, फैमिलीज होती हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं और ट्रांसनिस्ट्रिया भी एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ लोग नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करते हैं और एक नॉर्मल लाइफ पैटर्न फॉलो करते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि उनकी दुनिया काफ़ी ज़्यादा क्लोज एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है। अब आप सोच रहे होंगे अगर सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट है तो लोग निकल क्यों नहीं जाते हैं यहाँ से? इसका सिंपल आंसर है आइडेंटिटी। कुछ लोग जेन्युइनली ट्रांसनिस्ट्रियन फील करते हैं, कुछ लोग रशिया के क्लोज फील करते हैं, कुछ लोग मोल्डोवा ज्वाइन नहीं करना चाहते और बहुत सारे लोग बस वहीं पैदा हुए हैं, वहीं पर घर है उनका, वहीं पूरी फैमिली रहती है। माइग्रेशन इतना सिंपल नहीं होता और जब जनरेशन एक ही सिस्टम में ग्रो करती हैं तो वो सिस्टम नॉर्मल लगने लगता है। लेकिन एक प्रॉब्लम धीरे धीरे ग्रो कर रही है। यंग पीपल, एजुकेटेड पीपल, अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाले लोग वो रीजन छोड़ रहे हैं और वो जा रहे हैं बेसिकली यूरोप की तरफ, मोल्डोवा, रशिया। और जब यूथ निकलना स्टार्ट करता है तो फ्यूचर थोड़ा सा वीक होने लगता है, पॉपुलेशन कम हो जाती है वहाँ की और इकोनॉमी भी श्रिंक करने लगती है, इनोवेशन भी रुक जाता है और धीरे धीरे सिस्टम सिर्फ सर्वाइव करता है, ग्रो नहीं करता। और इसी पॉइंट पर ट्रांसनिस्ट्रिया की एक डेंजरस पोजीशन में आ गया। एक साइड पास सोवियत मेमोरी, रशियन इन्फ्लुएंस, दूसरे साइड यूरोप, इकोनॉमिक रियलिटी, चेंज। और फिर 2022 में सब कुछ और कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्योंकि वॉर शुरू हो गई और ट्रांसनिस्ट्रिया अचानक ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के अंदर बहुत करीब आ गया। अब तक ट्रांसनिस्ट्रिया एक स्टेज आइसोलेटेड रीजन लग रहा था, लेकिन 2022 के बाद सडनली दुनिया के लोगों ने इसका नाम स्टार्ट करना शुरू कर दिया। इसका रीजन था रशिया यूक्रेन वॉर। अगर आप मैप खोलो तो एक साइड यूक्रेन, दूसरे साइड मोल्डोवा और बीच में ट्रांसनिस्ट्रिया है। साइज छोटा है, पॉपुलेशन भी कम है, लेकिन लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है और इसी वजह से कई सालों से रशिया और ट्रांसनिस्ट्रिया का रिलेशन काफ़ी क्लोज माना जाता है। रशिया रीजन को सपोर्ट करता रहा, इकोनॉमिक लिंक्स, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, एनर्जी और मिलिट्री प्रेजेंस यहाँ मेंटेन रहा। यहाँ रशियन ट्रूप्स भी स्टेशन रहते हैं। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन दिया जाता है पीस कीपिंग, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं इन्फ्लुएंस मेंटेन करने का एक टूल भी है। फिर आता है ईयर 2022, रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन स्टार्ट किया और सडनली ट्रांसनिस्ट्रिया की पोजीशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई क्योंकि रीजन फिजिकली रशिया से कनेक्टेड नहीं है। बीच में यूक्रेन आता है और वॉर के बाद मूवमेंट और लॉजिस्टिक डिफरेंट होने लगा। एक वक्त पर स्पेकुलेशन भी हुआ क्या ट्रांसनिस्ट्रिया कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, लेकिन रियलिटी उतनी सिंपल नहीं निकली। ट्रांसनिस्ट्रिया ने लार्ज स्केल एस्केलेशन अवॉइड किया और ऑफिशियली सिचुएशन कंट्रोल रही, लेकिन अनसर्टेनिटी कभी गई नहीं। और फिर एक प्रॉब्लम और आ गई, वो थी एनर्जी। काफी टाइम से ट्रांसनिस्ट्रिया रशियन गैस यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता रहा और उस इलेक्ट्रिसिटी का मेजर पार्ट मोल्डोवा को सप्लाइड होता था। सिंपल सिस्टम, रशिया, ट्रांसनिस्ट्रिया, मोल्डोवा। लेकिन वॉर के बाद सब डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गया और सडनली मोल्डोवा और ट्रांसनिस्ट्रिया को कोऑपरेट करना पड़ा। और ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, ईयर्स ऑफ सेपरेशन के बाद प्रैक्टिकल सर्वाइवल ने दोनों को दोबारा से कनेक्ट किया। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैप्स चेंज होते रहते हैं, गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, बॉर्डर्स रीड्रॉ होते रहते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी लोग, उनको बस अपनी नॉर्मल लाइफ चाहिए होती है, जैसे कि जॉब्स, सिक्योरिटी,
फ्यूचर, चाहे वो अपने आप को मोल्डोवन बोले या रशियन बोले या ट्रांसनिस्ट्रियन बोले, लेकिन कॉमन पीपल ही होते हैं। आज ट्रांसनिस्ट्रिया दुनिया के सबसे अनयूजुअल प्लेसेस में से एक है, एक जगह जो ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करती लेकिन रियल लाइफ में हजारों लोग का घर है, और शायद ये अपनी हिस्ट्री की सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट के सामने खड़ा है। ट्रांसनिस्ट्रिया एक ऐसी जगह है जिसका नाम शायद दुनिया के ज़्यादातर लोग कभी नहीं सुनेंगे। ना ये टूरिस्ट हॉटस्पॉट है इतना फेमस, ना इकोनॉमिक जाइंट है, ना कोई ग्लोबल सुपर पावर है, और फिर भी ये प्लेस हमें दुनिया के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सिखाता है कि मैप्स हमेशा रियलिटी नहीं बताते। पेपर पर देखो ट्रांसनिस्ट्रिया एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऑफिशियली ये मोल्डोवा है, लेकिन ग्राउंड पर जाओ तो लोग अपना पासपोर्ट दिखाते हैं, अपनी करेंसी दिखाते हैं, अपनी आइडेंटिटी के साथ लोग जीते हैं यहाँ पे। और तब रियलाइज़ होता है कंट्रीज सिर्फ बॉर्डर से नहीं बनती, कंट्रीज स्टोरीज से बनती है, मेमोरीज से बनती है, लैंग्वेज से बनती है, और उन लोगों से जो डिसाइड करते हैं कि वो कौन है एक्चुअली। लेकिन इसी के साथ ट्रांसनिस्ट्रिया एक वार्निंग भी देता है, आइसोलेशन, डिपेंडेंसी, पॉलिटिकल कंट्रोल और नॉस्टैल्जिया। कभी कभी फ्यूचर क्रिएट करने के बजाय लोग पास्ट को फ्रीज कर देते हैं, और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब दुनिया आगे निकल जाती है लेकिन आप वहीं खड़े रह जाते हो। और शायद ट्रांसनिस्ट्रिया आज उसी मोमेंट में है। क्या ये रीजन फ्यूचर में मोल्डोवा के साथ वापस इंटीग्रेट करेगा? क्या रशियन इन्फ्लुएंस वीक होगा यहाँ पे? क्या नेक्स्ट जनरेशन यहीं रहेगी, या फिर ट्रांसनिस्ट्रिया इसी तरह कंटिन्यू करेगा? एक कंट्री जो कंट्री नहीं है, सच तो ये है अभी तक कोई नहीं जानता, लेकिन एक चीज़ क्लियर लगती है, शायद ये स्टेटस हमेशा ऐसा ना रहे, कभी ना कभी कुछ बदलेगा, तो वो हमको देखना होगा आगे फ्यूचर में। और जब वो दिन आएगा शायद दुनिया फाइनली दोबारा मैप देखेगी और वो नोटिस करेगी कि ईस्टर्न यूरोप के एक छोटे से कॉर्नर में एक जगह थी जो बहुत सालों तक एग्जिस्ट करते हुए भी ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करती थी। दिस वॉज ट्रांसनिस्ट्रिया। अगर आपको हिडन प्लेसेस और फॉरगॉटन कंट्रीज और दुनिया की अनबिलीवेबल स्टोरीज देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।